ओके ठीक है। तो कल एचटीएमएल हमारा हो चुका था कंप्लीट। आज हम सीएसएस करने वाले हैं कंप्लीट ही, मतलब हमने जो बेसिक टैग्स थे वो हो चुके हैं। ठीक है। एक बार मैंने जो टास्क दिया था उसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। तो एचटीएमएल ब्लॉग पेज जो हम एचटीएमएल के टैग की हेल्प से डिजाइन कर रहे थे, उसके बाद हम सीएसएस पे मूव करते हैं। ओके। ऊपर आ जाता है सब। हाँ सर, मोबाइल यूज करते हो तो नीचे बैठा देता है, मतलब ऊपर नहीं आता है, वो सूखता है तो पकड़ी पकड़ी ये वाला पेज देखो, तो ये पूरा सिर्फ अभी हमने क्या किया, सिर्फ प्योर एचटीएमएल यूज किया, विद इनलाइन सीएसएस यूज किया। क्योंकि इनलाइन सीएसएस इसलिए यूज किया है, जो स्टाइल टैग होते हैं वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होती है हमारे एचटीएमएल में, हम उस करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये सारा बिना एक्सटर्नल स्टाइल शीट के, मतलब आपके सीएसएस के सिर्फ एचटीएमएल में ये पूरा कोड डिजाइन हुआ है। ठीक है, जो कि काफी सही दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप टैग्स पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, आपका टैग वाला सेक्शन डिस्प्ले होगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक किया आपने तो स्ट्रक्चर पे क्लिक हो रहा है। ठीक है। समरी में ये पूरा कोड है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे? अब इस पेज का पहले हम लेआउट एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये पेज का लेआउट देख के क्या मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ये मेरा मेन ऊपर का हेड वाला सेक्शन है, ये क्या है, एक हेडर होगा। नीचे क्या बना रखा है मैंने, एक सेकेंड, यस। तो वहां भी लगा रहा है ना उस पेज उस। तो नीचे वाला जो सेक्शन है ये मेरा क्या हो गया, फुटर का हो गया। हाँ तो उसमें ईच भी ऑफ लगा कोर्स दिया ये जो था। टॉप और जो बॉटम का लास्ट सेक्शन है मेरा, ये मैं अपने हेडर और फुटर के टैग के अंदर लिखूंगी। अब आता है हमारा मेन सेक्शन, जिसके अंदर है हम अपना कंटेंट डिजाइन करने वाले हैं, अपना कंटेंट जो भी है क्या रह लिखेंगे। गया सब? तो उस कंटेंट को हम किस में डाल रहे हैं? हाँ। ठीक है। तो हेडर के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, अपना H1 टैग डाल के जो कंटेंट डालना था हमने वो डाला। कलर की प्रॉपर्टी आपको पता है, बैकग्राउंड में अगर आपको कलर डालना हो तो हम HTML के अंदर इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं समझ में आया कि सर क्या विद द मतलब हेल्प है। ऑफ स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के हमने क्या किया, हेडर को स्टाइल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखो, ठीक है सर। ये जो कंटेन हुआ था, ये हेडर आपका बना था, इसमें क्या है, इतना सारा स्पेस नजर आ रहा है जो कि एकदम सेंटर में दिख रहा है। दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे कोई अलग से लेआउट हाँ प्रॉपर्टी सर। यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने क्या किया, इसमें पैडिंग दे दी। गाड़ी को दिखाना है। तो अगर आप इस एलिमेंट को देखें, ठीक है, वही बार तो पेट्रोल इसमें देखो डालना है। कौन सी प्रॉपर्टीज लेके दे रहा है, ये बैकग्राउंड ले रहा है आपका। कलर जो है HTML, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो आपको कौन से कलर का होगा। उसके बाद जो पैडिंग है इस पे, तो ये इसने क्या किया, पैडिंग 20 पिक्सल का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट बॉटम टॉप और राइट चारों साइड से ये 20 पिक्सल ले लेगा। अगर आप चाहते हो कि टॉप से थोड़ी ज्यादा हो, और इसे हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो होता है टॉप वाला, और ये टॉप और बॉटम दोनों से लेगा, और ये वाला जो है लेफ्ट और राइट दोनों से। ओके। नाउ टेक्स्ट लाइन जो सेंटर यूज किया था, अब जितना भी उसको हेडर हाइट पे मिल रहा है, उसमें हम क्या चाहते हैं, हमारा ये जो कंटेंट है वो कहाँ है, हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कि जो हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके। नाउ अंदर को आ रहा है। अब आते हैं, ये हमारा एडवांस सेक्शन है, जिसमें क्या है, हमने कुछ टैग्स लगा दिए हैं कि जो भी हमें कंटेंट पढ़ना है वो हम डायरेक्टली लिंक के थ्रू पढ़ सके। तो ये देखो, जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, जो आपका पेज अभी intro.html था, हैश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, हमने हर एक सेक्शन बनाया, उन सेक्शन के आगे हमने उसकी आईडी डिफाइन कर दी। वो आईडी जो है हमने अपने एंकर टैग के अंदर उसके साथ उसको लिंक कर दिया। अब क्या है, जैसे ही आप अपने एंकर टैग पे उस पर क्लिक करोगे, वो क्या है, आपको डायरेक्टेड लिंक जो उसका सेक्शन प्रेजेंट है उस सेक्शन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये HTML आपका इतना क्लियर था, ये वाला पेज, इसमें कोई दिक्कत है पीयूष? नो मैम। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों सेक्शन है, हमने बेसिकली मेन के अंदर 3 सेक्शन बना रखे, उसके अंदर आईडी डिफाइन किया, और जो आईडी आपने सेक्शन के अंदर प्रेजेंट किया वो हमने किसे, एंकर टैग के अंदर, तो जिससे क्या है, कंटेंट उस पर चेंज हो रहा है। ना आज बात करते हैं सीएसएस की। अब सीएसएस में देखो, ये जो प्रॉपर्टी आपने अभी अभी हम जो इसके अंदर स्टाइल्स यूज कर रहे थे,
ये हमारी सीएसएस है सारी। ये लेकिन कौन सी सीएसएस है? इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो जब भी एलिमेंट के साथ आप अपना कोई भी स्टाइल लिखते हो तो वो आपकी इनलाइन सीएसएस होती है। तो सीएसएस को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। इनलाइन हो गई आपकी, एक्सटर्नल हो गई, और एक होती है आपकी। दूसरा जो आप स्टाइल टैग लगा के हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या कर सकते थे कि हम स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट ना यूज करके यहीं पे अपनी सी एस एस एच टी एम एल के अंदर लिख सकते हैं यूजिंग द स्टाइल टैग। और इसके अंदर आपको जितनी भी आपने एलिमेंट यूज किए उसके अकॉर्डिंग जैसे हम सीएसएस में यूज करते हैं सेम वही प्रॉपर्टी करके आप यहाँ पे अपनी सीएसएस डिफाइन कर दो। ये H1 के अगर मैं यहाँ पे हेडर पे जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है उसको यहाँ पे इस स्टाइल टैग को हम कहाँ लिखेंगे अपने हमेशा? ये तो अब आपका H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ गया? रेड। तो इनलाइन सीएसएस हम हमेशा जब भी यूज करते हैं जब हमें पता हो कि वो चीजें चेंज नहीं होने वाली। मोस्टली क्या है, आप जब भी हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज होती है आपकी। ओके। नाउ अब एलिमेंट सीएसएस एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, जब हम सीएसएस जो अपनी लिखते हैं तो वहां पे सेलेक्टर्स डिफाइन करने के आपके हम पांच कैटेगरी होते हैं। सिंपल सेलेक्टर जो कि हम अपने नेम, आईडी और क्लास के थ्रू करते हैं। ये जो आपने किया, ये क्या किया, H1 आपका एक एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी डिजाइन की कि वो किस तरह का उसका लेआउट होना है। तो ये आपकी हो गई नेम के थ्रू। एक होता है आईडी। अब ये मेरा क्या सेक्शन है? टैग। अब मैं इस टैग को डिजाइन करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हैश टैग्स। आईडी के लिए सीएसएस लिखना तो हमेशा हैश के साथ। ठीक है, तो इसको अगर मान लो बॉर्डर देना हो, ये हमारा बॉर्डर सॉलिड सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि 2 पिक्सल सॉलिड, मतलब ये क्या है, नॉर्मल लाइन होती है वो ले लेगा। बॉर्डर भी आपके अपनी तरह के होते हैं। एक होता है आपका डैश। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया? 1 पिक्सल। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है इसे और कम करना है तो हम 2 की जगह कर देंगे 1। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स के अंदर बॉर्डर डिजाइन हो गया। आप चाहते हैं कि इस बॉक्स में मुझे पैडिंग डिजाइन करनी है तो मैं क्या है यहाँ पे लगा सकती हूँ स्पेस। बॉक्स के अंदर देखो, अगर बॉक्स के अंदर मुझे स्पेस चाहिए तो हमें पैडिंग यूज करना है, लेकिन अगर आपको बॉक्स के बाहर से स्पेस चाहिए तो आपको क्या यूज करना होता है? मार्जिन। ठीक है, तो फिर से 10 और ऊपर से 10 पिक्सल ले लेते हैं जो कि चारों तरफ से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर स्पेस आ चुका है चारों साइड से इक्वल। दूसरा होता है बॉक्स शेडो। इसके अंदर अगर आपको शेडो ऐड करनी है तो चारों साइड से जो फर्स्ट होता है आपका 2 पिक्सल, ये आपके लेफ्ट से ले। हाँ? अब ये देखो, जो हमने प्रॉपर्टी ऐड की थी इसने क्या किया, आपकी दो ये शेडो ऐड कर दी इसके अंदर। बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी में दिखाती हूँ आपको। ये जो आपका 2 पिक्सल है फर्स्ट वाला, ये आपका लेता है टॉप। ठीक है,
जो लास्ट वाला है उसमें है कि आपको कितना रेडियस रखना है, लाइक आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो ये इसके ग्लो करेगा। दूसरा वाला है आपको लेफ्ट साइड चाहिए या ये टॉप और बॉटम के लिए होता है, और ये वाला जो है आपका लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट और राइट से कम हो रहा है, इसके जितना भी बढ़ाओ। और टॉप और बॉटम के लिए आपका तीसरा स्पेस। ठीक है, और उसके बाद आपको शेडो का कलर कैसे रखना है। ये हो गया आपका बॉक्स शेडो। तो अब ये देखो ये अलग से नजर आ रहा है। बॉक्स शेडो क्लियर है पीयूष? Yes, ma'am. ना आईडी हो गई हमारे। अब होते हैं कुछ हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज मुझे सीएसएस लिखनी है कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे ही वर्क करे। अगर उस क्लास में कोई और भी एलिमेंट सेम क्लास पेज पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सपोज एक H1 टैग प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक H1 टैग प्रेजेंट है, तो एक यहाँ पे भी मान लो एक पी टैग प्रेजेंट है। ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ पी पे, अगर एलिमेंट पे मैंने ऐसे कोई क्लास लिखी कलर ब्लू, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी पी टैग होंगे ना सब पे कलर आपका चला जाएगा ब्लू का। देखो जितने भी पी टैग है सारे ब्लू कलर के हो गए। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा पी टैग है वो सिर्फ इस वाले कंटेंट का ब्लू हो, बाकी सबका ना चेंज हो। उसके लिए मैं क्या यूज कर सकती थी, ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, जो कि सिर्फ एलिमेंट के बेस पे, अगर आपको किसी के स्पेसिफिक रिलेशन के बीच पे वो सीएसएस डिफाइन करनी है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा प्री टैग है सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन का, तो मैं क्या लिख सकती थी, हैश टैग इंट्रो इंट्रोडक्शन। जो मेरी आईडी है, आईडी के अंदर जो एलिमेंट पी है सिर्फ उसका कलर अब चेंज होगा। ये हो गया आपका कॉम्बिनेटर सीएसएस। अब देखो बाकी सारे पी टैग आपके नॉर्मल हो गए, बस कौन सा कलर चेंज हुआ आपका, इंट्रोडक्शन टैग वाले का। ठीक है, आईडी सिलेक्टर देख लिया हमने, क्लास हो गया हमारा। एक होता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर, सेम उसी वे में कि स्टार। अब स्टार के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज लिखोगे वो आपके एलिमेंट ही नहीं, आपके पेज के अंदर जो भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी उसके लिए होगी। तो स्टार हम यूज करते हैं कि अगर मैंने लिखा स्टार मार्जिन, तो ये पूरे पेज के मेरी मार्जिन को 5 पिक्सल कर देगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो बिल्कुल स्पेस नहीं था वो क्या है, मार्जिन आपकी ऐड हो चुकी है टॉप लेफ्ट और बॉटम से। तो स्टार हम हमेशा बेसिकली रूट के अंदर अपना यूज करते हैं जब भी हमें एक रूट फाइल बनानी हो। पैडिंग 0, ताकि ओवरऑल जो है हमारी क्लास सबकी सेम रहे जब आपको सबकी सेम क्लासेस लिखनी हो। ये तो मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0, तो इस पेज में बिल्कुल ही हमारा जो स्पेस है वो 0 रहेगा। अब बात करते हैं सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स वो होते हैं कि सपोज यहाँ पे आपका एक एलिमेंट है बटन, इसको मैं क्लास दे देती हूँ BTN करके। अब या फिर इस बटन एलिमेंट पे मैं चाहती हूँ कि होवर पे मेरा कुछ कलर इसका चेंज हो, देखेंगे ये आपके सूडो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सेमीकोलन के बाद जो भी हम अपनी सीएसएस का स्टाइल देते हैं प्रॉपर्टी, वो आपके सूडो कोड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर
है, तो होवर पे क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट दे देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ रेड, पता चल जाए डिफरेंस। ठीक है, तो अभी ये कलर देखो, होवर पे जैसे ही इसके ऊपर कर्सर जाएगा, क्या है, ये रेड से ब्लू चेंज हो गया। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं आफ्टर बिफोर, वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारे ये फर्स्ट होती है। एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। अब आते हैं बॉक्स मॉडल के अंदर। बॉक्स मॉडल हमारा होता है कि जब भी हम, ये हमारा एक बॉक्स है, अब यहाँ पे ये क्या है, एक पूरा सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर मुझे मल्टीपल लेआउट चाहिए, मल्टीपल बॉक्सेस और प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या है, हम हमेशा लेआउट का यूज करते हैं, लाइक अपने फ्लेक्स बॉक्स या फिर ग्रिड प्रॉपर्टी। तो ये मेरा जो सेक्शन है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सेक्शन हो। मैंने X करके इस पूरे सेक्शन को डाल दिया एक डिव के अंदर। ठीक है, एक डिव और बना लेंगे जिसके अंदर अभी यही सब सेक्शन डाल देते हैं। और एक डिव और बनाया मैंने। अब एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये तीन पार्ट है। अब मैं चाहती हूँ इन तीनों पार्ट को एक मिक्स लेआउट बनाना। ठीक है, तो ये मेन सेक्शन क्या है, जिसके अंदर ये तीनों डिव प्रेजेंट है, उसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन। अब ये क्या है, तीनों एक कॉलम में प्रेजेंट आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि ये तीनों एक में रहे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी जो भी आपको रखनी है। अगर आप चाहते हो ये कॉलम में रहे तो उसके लिए कॉलम, अगर रो, तीनों एक ही लाइन में, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रो। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो तीनों की हाइट या विड्थ कितनी भी हो, कंटेंट हमेशा जो आपका कंटेंट है वो सेंटर में होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो होता है आपका, वो एक्स और वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस से सेंटर में करता है। और जो अलाइन आइटम होता है वो वाई एक्सिस से आपके कंटेंट को सेंटर में करेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैं ये सेक्शन के इस पे टैब पे होकर जाऊंगी, तो यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे, तो ये देखो, इस डिव के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो आपका कंटेंट है वो प्रॉपरली सेंटर में अलाइन हो चुका है। फिर हम लगा देते हैं इसको भी इसके अंदर, और मैं सेक्शन पे डाल देते कोड को, जितने भी सेक्शन है आपके सारे सेक्शन पे ना डाल के, जो हमने कोड ये किया था इंट्रोडक्शन मेन टैग को ही करते हैं, एक टैग को। तो लेआउट कहने का मतलब है, फ्लेक्स लेआउट या जो भी लेआउट आपको यूज करना है, उसके लिए आपका एक पेरेंट डिव होना नेसेसरी है। ठीक है, ओके मैम। अब एक होता है आपका ग्रिड। अब यहाँ पे देखो, सपोज इस सेक्शन के अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं अगर लगाऊं डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, और इसको दे देते हैं ग्रिड ठीक है, उसे देखो कैसे। टेम्परेचर कॉलम, जिसके अंदर जितने भी कॉलम है सब क्या है हमारे
इक्वल रेशो में हो। ठीक है। तो चार मैंने यहाँ पे लिया है, वन 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 फ्रैक्शन। तो ये जितना भी कंटेंट होगा आपको उस कंटेंट को चार फ्रैक्शन में डिवाइड कर देगा, और चारों का रेशो क्या होगा, सेम। ये बताओ ये कैसे ठीक है। थोड़ा क्या देखो जो यस ये भाई। टेम्पलेट कॉलम समझ में आया, ये जो होता है ये आपका फ्रैक्शन वाइज रेशियो वाइज डिवाइड करता है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको वन वन रेशियो के अकॉर्डिंग ये सेट कर देगा। अलाइन आइटम सेंटर देख लेता है। बेस लाइन क्या करता है, जो भी कंटेंट चाहे आपका चारों एलिमेंट्स है वो फर्स्ट टैग में, मतलब जो भी सबका एंड पॉइंट है वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है। तो ये सारा देखो, ना ही कोई एकदम टॉप पे है ना ही एंड पे, एक बेसिक लाइन पे सारा ये नजर आएगा। और दूसरा होता है आपका जस्टिफाई कट। इसमें सेंटर होता है, सेंटर के लिए एंड पे अगर आपको सारे का सारा कंटेंट एक साइड शिफ्ट करना है तो हम एंड भी यूज कर सकते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली आपके मीडिया डिवाइस की क्यूरी के लिए होती है, कि चाहे इसका स्क्रीन साइज कितना भी हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। आप इंस्पेक्ट करके जब अपने आइकन वाले टैब पे आओगे, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये हमेशा सेंटर में ही चीज रहेगा। आपको देखो हमेशा चार पार्ट्स ही दिखेंगे, ये इक्वल है। इसका लेआउट जो है चेंज नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं पोजीशन वाला एक मेन जो है हमारा स्ट्रक्चर। ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो सपोज यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग डिव है, ठीक है। अलग अलग डिव में लेके अब मुझे चाहिए इसके अंदर मैं एक इमेज डालना चाहती हूँ इस कंटेंट के ऊपर, और वो जो इमेज है मेरी इस कंटेंट के पूरे बैकग्राउंड में हो, और जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर हो। तो यहाँ पे आप पोजीशन का यूज कर सकते हो। तो हम लेंगे डॉट बॉडी। यहाँ पे कोई इमेज होगी वो कॉपी कर। इसी URL पर लिखना। और इसको क्या दिया मैंने, पोजीशन टेक्स्ट 0। और इसको बैकग्राउंड पोजीशन दे देते हैं सेंटर। और अगर आपकी इमेज छोटी है तो ये नो रिपीट। अब ये सारा कंटेंट इसके ऊपर आ गया। उसके बाद ये सारा जो सेक्शन है मैं डाल दूं किसको, डाल दूं एक सेक्शन और बनाते हैं।
अब इसको सेक्शन में ना लिख के हम मेन में लिखते हैं, वरना ज्यादा टाइम लगे। नाउ मेन के अंदर जो हमारा कंटेंट है, इन सबको पूरे एक कंटेंट में रैप कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा डॉट कंटेनर 0। अब इसके ऊपर भी अगर आप कोई बैकग्राउंड करता है तो वो आराम से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। कंटेनर की स्पेलिंग लेट मी चेक। तो अब देखो ये क्या हुआ, इमेज के ऊपर आपका ये वाला जो डिप दिख रहा है, किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। यहाँ पे जो हमने मेन यूज किया था, अब ये क्या है आपका, जो भी कंटेंट है वो इस डिव के अंदर ही, मेन सेक्शन के अंदर ही प्रेजेंट होगा। आप इस स्क्रीन को चाहे कितना ही बड़ा छोटा कर लो, उससे बाहर नहीं जाएगा। क्या, अब इसमें थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि वो विजिबल दिख जाए। हाइट सेट करो। ओके। अब इस डिप के भी ऊपर अगर आपको एक और डिप चाहिए जो इसके भी ऊपर दिखे, तो हम क्या है, सिंपल से उसका जेड इंडेक्स बढ़ा देंगे। तो जितना आपका जेड इंडेक्स ऊपर जाता जाएगा, आपका जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है। जो में एक और डिप ले लेते हैं हम, टैग वाला। इसको दे दिया हमने। अगर मैं दे दूँ इसको -1, तो आपको देखो ये स्ट्रक्चर जो टैग है ना वो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो देखो जो स्ट्रक्चर वाला जो हमारा टैब था, उसके ऊपर ये इमेज कवर ना होके हमारा जो है ये वाला दिख रहा है, नॉर्मल कंटेंट। और अगर इसको आपको मेन बॉडी के अंदर चाहिए तो हम यूज करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ये ऊपर यूज कर रहा है। बेसिकली पोजीशन हम जब भी किसी डिव के ऊपर हमें कोई और डिव लगाना हो, या फिर अपने हिसाब से उसके टॉप और एलिमेंट में चेंजेस करने हो, राइट पोजीशन, तब हम इसको यूज कर सकते हैं।
बिल्कुल। हेलो। हाँ सर। कौन बोल रही है ना? वेंडर। तो Let me check this. आपकी जो भी है कोई करना तो है। चलो पोजीशन वाला जो पूरा कंटेंट होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब एक होता है आपका ओपेसिटी। सपोज जो अभी इमेज दिख रही है उसकी, अब ये जो इमेज है इसकी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन हो जाए, फुल इमेज नहीं चाहिए, फिर लिख देंगे 0.5। अब ये देखो यहाँ पे जो अभी आपको क्लियर इमेज दिख रही थी, हमने उसकी ओपेसिटी कम कर दी। इसको बढ़ा देते हैं। बाकी ये सही है कि जो रिलेटिव हमेशा हम पेरेंट कंटेनर में यूज करते हैं, और जो भी इसके अंदर के आपके डिव या सेक्शंस डिजाइन करने हो उसके लिए आपको पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करें, ठीक है। अगर 1.5 किया तो ये बढ़ जाएगी आपके पैसे भी। चलिए 10 मिनट है ना, इस वजह से वही मैं चेंज ही हो गया था। जो हमारी हाइट थी वो 100 तो जितना भी व्यू नजर आ रहा होगा उसको, हाइट जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा हाइट वो सारा कवर कर लेगा, ठीक है। ये बेसिक सीएसएस थी कि जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है पीयूष? नो मैम। ओके। अब इसके बाद मैम, हाँ। हमें यस। डाउट था कि इट्स ओके इफ हम एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा बेसिकली पढ़ते हैं, ये ओके। बट अब जो बाकी लैंग्वेज जैसे रिएक्ट जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, है ना, यस। उसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना बेटा। यस हाँ, जो एचटीएमएल सीएसएस आपका बेसिक एलिमेंट है। अब जावास्क्रिप्ट भी आपके जो मेन, मैं ये कह रही हूँ पूरी नहीं, जो मेन फंक्शंस और प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे उन टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। लाइक फंक्शन हो गए आपके इवेंट हैंडलिंग, डॉम मैनिपुलेशंस। यस मैम। तो ये तीनों चीजें। अब बेसिक आपका जो था एचटीएमएल और सीएसएस इतना तो क्लियर है कि नॉर्मल टैग्स या प्रॉपर्टीज जो भी कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर मैं कंबाइंड सीएसएस कई बार लिख रही हूँ, तो वो चीज तो आपको क्लियर होगा ना। यस मैम। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा मेनली जावास्क्रिप्ट का ही रहेगा। जावास्क्रिप्ट भी हम बस 2 दिन देंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर जो भी है एंगुलर, और उसके बाद हमें बैकएंड भी स्टार्ट करना है, ओके। ओके मैम, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइप्स तो कवर हो जाएंगे ना उसमें। यस हाँ। ओके। तो एक कंसर्न और था मेरा कि जावास्क्रिप्ट में पीयूष आपने पहले कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है? मैम, मैंने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है एंड जावा पढ़ा है, तो जावास्क्रिप्ट। ओके। सो
मतलब इससे पहले जावास्क्रिप्ट के साथ कभी कुछ काम नहीं किया? ना मैम, पर्टिकुलरली। ओके सो बस बेसिकली पता है, थियोरेटिकली जो ऊपर से होता है वो जावास्क्रिप्ट काम वगैरह क्या कहते हैं रिलेटेड। ओके हाँ मतलब ये तो पता है कि देखो जावास्क्रिप्ट को हम देखा जाए तो वो भी एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों साइड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम फुल स्टैक की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने फ्रंट एंड पार्ट के लिए चलेंगे कि जो टॉपिक्स हम फ्रंट एंड साइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड में बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, अपने फंक्शंस देखेंगे, जो भी फंक्शंस हम बनाएंगे कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। एक हो गया आपका डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन किस लिए यूज करते हैं हम? अब जब अभी मैंने यहाँ पे ये जो HTML और CSS डिजाइन की है, ये सिर्फ एक स्टैटिक लेआउट है, इसमें कोई भी फंक्शन मतलब जो भी आपको एक पेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि ये डेटा मेरा डायनेमिक आ जाए। सब कुछ मैंने अभी कंटेक्स्ट डाला है, या फिर ये डेटा जो है मेरा किसी सर्वर पे रखा हुआ है वहां से आ रहा है, तो उन सब के लिए क्या यूज करते हैं हम अपना जावास्क्रिप्ट, जो कि क्या है हमारी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक बनाती है। उसमें जान ओके। तो अब डॉ HTML के अंदर अगर आपको अपने कोई चेंजेस करने हैं या फिर CSS में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपका आता है डॉम मैनिपुलेशन के अंदर, की मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट्स ठीक है, इसीलिए हम उसको भी बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। ओके मैम। और फिर एक आता है आपका इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग हम बेसिकली यूज करते हैं कि आप सपोज जैसे अभी मैंने बटन पे प्रॉपर्टी यूज की थी कि जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके आ रहे हैं हमारा होवर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने CSS लिखी है, यही सेम CSS या फंक्शन हम चाहते हैं कि जो हमारे डायनेमिक डेटा के साथ भी परफॉर्म हो। तो डायनेमिक डेटा के टाइम पे हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा कि उस टाइम पे कौन सा फंक्शन चल रहा है या कौन सी क्लासेस लिखी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या है अपने इवेंट हैंडलिंग यूज करते हैं कि वो फंक्शन अपने अकॉर्डिंग हम वर्क कराना चाहते हैं या कुछ अपना कस्टम फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो यूजिंग द इवेंट हैंडलिंग हम वो चीजें कर सकते हैं। ओके, तो अब फंक्शन का तो आइडिया होगा कि बेसिकली हम कोई भी फंक्शन क्या किस लिए बनाते हैं कि वो ब्लॉक ऑफ कोड हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, वो हमारे फंक्शंस होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट पे जो फंक्शंस होते हैं मेनली वो दो, हेडिंग की है वो। एक तो आपकी एसिंक्रोनस फंक्शन हो गए और दूसरा हो गया आपका कॉल बैक फंक्शन वाला। ये दो फंक्शन हम मेन देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है जावास्क्रिप्ट में और कोई टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। सही करो कार्ड ले वो सही। ना मैम, आई डोंट नो। ओके, तो बेसिकली मेरा जो कंसर्न है उससे पहले भी मैंने जो वो पेज बनवाया था उसमें हम यही चारों फंक्शंस यूज कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा ये कंसर्न था कि हम जल्दी से HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल एक पार्ट देके उसके बाद हम अपने एंगुलर पार्ट पे आए। ओके, क्योंकि टाइम के ओके साथ मैम। साथ आपके सर्विस भी कवर करना है। अगर हम डिटेल में ये सारी चीजें कवर करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगी। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको एक काम करना है कि ये जो पेज मैंने अभी बनाया है, मैंने इसमें प्रॉपर्टीज आपको समझे सारी बता दी कि प्रॉपर्टीज को कैसे आपको एक सिंपल पेज डिजाइन करना है, या फिर जो भी है HTML के बारे में टैग्स और उसके स्ट्रक्चर के लिखना है, जो कि HTML और CSS को यूज करके इस पेज को एक सुंदर से लेआउट पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिव क्वेरी की बात नहीं कर रही, बट जो भी टैग्स और वो बताया, अगर आप जैसे पेज में नोट्स बनाते हैं ना, सपोज समझो आपको नोट्स बना के दिखाने हैं, सो इज इट पॉसिबल? नहीं समझा नहीं मैम। मैम क्या बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए। ओके, तो यही आप जो टॉपिक है आपका एच टी कोई या अदर टॉपिक भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको वो पेज सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से यूजिंग ऑल द टैग्स आपको डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने किया। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके। हाँ। Okay, so let's end this sessions, and in the next class we will cover about the JavaScript. Okay. ओके, थैंक यू। Thank you.